नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके रिसर्चर में। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। और भी जो आपके अभिवादन के लिए नमस्ते। ठीक है, गुड इवनिंग। शाम को क्लास होगी आज से अपनी, जो 7 बजे रेगुलर क्लासें अपनी होने वाली है। पहले जो अपना शेड्यूल था सुबह का था, लेकिन अभी सुबह आपकी मैथ की क्लास होने लगी, इसी वजह से जो मेरा शेड्यूल है ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस शाम को हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राठौड़ों का इतिहास। और राठौड़ों के इतिहास के अंदर जो ब्रांच है वो कौन सी होगी? मारवाड़, जो कि मेन होती है। अपने मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। राठौड़ बेसिकली अलग अलग ब्रांचों में बटे हुए थे, किशनगढ़, अपने जो बीकानेर। लेकिन जो हम मारवाड़ में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है अपने मारवाड़ के जो राठौड़ थे, ठीक है ना, और जो ओवरऑल राठौड़ है, इसका सबसे पहले ओवरऑल राठौड़ है, राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए भाई जुड़ा है, सबसे पहले तो उसको कह दूं कि अगर आपने चौहानों से स्टार्ट नहीं किया तो चौहानों से स्टार्ट करें जाके, वहां से पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी होगा। वरना आज पहली क्लास है, वैसे आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, चौहान बाद में देख सकते हो, मारवाड़ हो सकता है बाद में, मेवाड़ हो सकता है बाद में देखे तो भी चलेगा। लेकिन नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो पुराने वाले हैं उनके लिए तो यही है कि लाइक तो करना ही करना है, लेकिन शेयर भी करना है। जो अपने 1000 सब्सक्राइबर है उसका बेड़ा उठाया हुआ है, तो जल्द से जल्द पूरे करें। आज का दिन है, कल का दिन है, और 16 तारीख तक आप पूरा करवा दे। ठीक है, उम्मीद ही करते हैं कि कल हो जाए पूरे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी हम राजवंश की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं। तो इनकी भी क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति पढ़ेंगे। चौहानों की भी पढ़ी थी हमने, मेवाड़ वालों जो भूल थे उनकी भी पढ़ी थी। यहाँ पे किन की पढ़ेंगे? राठौड़ों का इतिहास के अंदर राठौड़ों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। फिर उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस किस ने कौन सा मत दिया है, तो हेडिंग डाल लो अपने उत्पत्ति, कि भाई जो राठौड़ है, राठौड़ आए कहां से है, राठौड़ की उत्पत्ति हुई कहां से। तो सबसे पहले तो जो भाट साहित्यकार है, राठौड़ की उत्पत्ति की बात करूं मैं, तो सबसे पहला जो मत आता है वो मत आता है भाट साहित्यकारों की तरफ से। अब भाट कोई किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, भाट मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रणछोड़ भट्ट, ठीक है ना, और उसी प्रकार से मैंने आपको सदाशिव भट्ट भी पढ़ाया था अभी पीछे। ठीक है, जब मैं पुस्तकें लिखा रहा था, दरबारी विद्वान लिखवा रहा था, ठीक है ना, तब मैंने पढ़ाए थे राज सिंह जी के। मैंने अभी दरबारी विद्वान लिखे, आपको याद होगा, अगर मारवाड़ मेवाड़ वाले आपने क्लास देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां पे जो भट्ट लिखाए थे मैंने, जिसके पीछे भट्ट लगते हैं, बेसिकली वो सारे सारे भाट होते हैं। ठीक है, तो जो भाट साहित्यकार है वो ये कहते हैं कि जो ये राठौड़ है इनकी उत्पत्ति हो रही है हिरण्यकश्यप के जो वंशज थे ना उनकी संतान है, या फिर ये उनके वंशज है। ये कौन कहता है? भाट साहित्यकार। अब यहाँ पे आपको है ना किसी भी भाट साहित्यकार का नाम दे सकता है। ठीक है, जैसे कि सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट, ठीक है ना, किसी भी भाट साहित्यकार का नाम दे सकता है, पूछ सकता है कि किसके अनुसार जो है इनकी उत्पत्ति मान लो हिरण्यकश्यप के वंशजों से मानी जाती है, ये मत कौन देता है। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर नाम भी दे दे वहां पे, तो जिसके पीछे भट्ट लगा हुआ वही होगा सर राइट आंसर। या तो आपको पीछे ऐसा, अब ऐसा मत पूछना कि अगर दो भट्ट वाले आ जाए, तो देखो एग्जामिनर टावर नहीं बनाते, एग्जामिनर थोड़ा ठीक है ढंग का आदमी बनाता है, तो ऐसा नहीं होगा जहां पे दो उत्तर एक साथ दे दे। ठीक है, लिखो सबसे पहले भाट साहित्यकार। तो भाट साहित्यकार क्या कहते हैं अभी बताया मैंने। भाट साहित्यकार बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति हो रखी है किनसे? हिरण्यकश्यप के वंशजों से। ये लिख लो, हिरण्यकश्यप के वंशज थे। ठीक है, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जानते हो ना, है ना, जानते हो ना, पहले वाली कहानी सुन रखी है तो सब जानते होंगे, नहीं सुन रखी तो वापस जाके यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है ना, यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि काम की चीज है नहीं आपकी। हिरण्यकश्यप के वंशज, ये कौन कहता है? ये कहते हैं सारे के सारे जितने भी भाट है, ठीक है ना, भाट साहित्यकार। दूसरा मत आता है, एक बुक है एक राइटर की, नाम है बांकीदास जी। इसको जो है बांकीदास जी की ख्यात भी कहते हैं और जोधपुर राज्य की भी ख्यात कहते हैं। क्यों? देखो ये जो ख्यात होती है ना, ये जो ख्याति होती है, आप पढ़ते हो ख्यात, जैसे बीकानेर की ख्यात भी पढ़ोगे, अभी आगे पढ़ूंगा मैं, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे भाई साहब की जो लिखते थे ना उनके राइटर के नाम से भी, और जो वो टाइटल देते थे उस नाम से, दोनों नामों से जो है ये बुक चलती थी। जैसे कि वो मैंने अभी लिखा रहा हूँ, जैसे कि जोधपुर राज्य की ख्यात लिखना, जोधपुर राज्य ख्यात। राइटर कौन थे लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, बांकीदास जी।
बांकी। ठीक है, तो इसको बांकीदास जी की भी ख्यात भी कहते हैं। इससे अच्छा मेरे साथ आप ये लिखो, ओब्लिक लगा के लिखो, बांकीदास जी की ख्यात। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या कहते हैं भाई साहब, ये जो बांकीदास जी की ख्यात है, इसके अंदर ये कहते हैं कि ये जो कौन राठौड़ है, राठौड़ों की उत्पत्ति एक राजा हुआ था विश्वतमान। कौन विश्वतमान हुआ था, उसका बेटा था बृहदबल, उसकी संतानें कौन है, राठौड़ है। लिखना, विश्वतमान के पुत्र बृहदबल के संतान। भाई साहब, जो राठौड़ है वो किसकी संतान है, एक राजा हुआ था विश्वतमान, आप सब जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे विश्वतमान, उनके पुत्र थे बृहदबल। ठीक है, उनके संतानें जो हुई है वो राठौड़ है। वहां से कुछ कोई टावर निकल के आ गया होगा यहाँ पे, वो जो कौन है उसके बाद में वो कौन कहलाए, राठौड़ कहलाए। ठीक है ना। आगे जैसे मैंने कहा था कि जैसे जोधपुरी ख्यात है, उसी प्रकार से बीकानेर भी ख्यात है, बीकानेर री ख्यात। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इसको एक और नाम है, जिस प्रकार से बांकीदास जी की ख्यात इसका नाम है, इसी प्रकार से इनका नाम है दयाल दास री ख्यात। इनके राइटर जो हुए थे उनका नाम था दयाल दास। क्या नाम था, दयाल दास, दयाल दास जी री ख्यात। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण हुआ था, कौन, बलराव। बलराव नामक एक ब्राह्मण हुआ था, उस ब्राह्मण के जो वंशज है वो कौन है, राठौड़ है। तो बेसिकली हुआ क्या हुआ कि जो पहले वाला राजा होता था ना, वो अपने आप को ब्राह्मणों से जोड़ लेते थे एक तरह से। क्यों, क्योंकि उस समय जो है ब्राह्मण एक प्रभावशाली जाति थी। ठीक है ना, ब्राह्मण उस समय एक उच्च दर्जा समाज के अंदर रखते थे। किस प्रकार से, कि ब्राह्मण आप जानते हो, जो ब्रह्म हत्या है वो सबसे मतलब कि बड़ा पाप माना जाता है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मणों को है एक उच्च दर्जा दिया गया था समाज के अंदर। तो जो भी जितने भी राजा होते थे वो एक तरह से अपने आप को ब्राह्मण से जोड़ लेते थे। तो ये जो बीकानेरी ख्यात है, इसके अंदर राइटर कौन है, दयालदास जी है। उस ख्यात के अंदर वो ये बताते हैं कि भाई साहब जो राठौड़ थे उनकी उत्पत्ति किससे हो रखी है, बलराव नामक एक ब्राह्मण था, उसके वंशज है ये। ठीक है, तो ये भी लिख लो, बलराव ब्राह्मण के वंशज। अब आ जाते हैं भाई अपने नैन्सी, कौन, मूणोत नैन्सी। कौन, मूणोत नैन्सी। ये क्या कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है ना, कन्नौज वाले जो गहड़वाल थे, आप जानते हो इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नो टेंशन हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके काम में नहीं आ रही, अगर आपके काम में बाद में आएगी तो बाद में पढ़ लेना, पढ़ना है तो इतना बता हूँ। जो कन्नौज वाले गढ़वाल थे उनसे उत्पत्ति बता रहे हैं, ये जो मूल नैन्सी है बता रहे हैं। ठीक है, तो क्यों बता रहे हैं, तो इसका बेसिकली रीजन है जयचंद। पृथ्वीराज जी के समकालीन मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको, जयचंद जी उनके दरबार में थे। तो वो क्यों बताते हैं, तो इसी बेसिकली इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है पृथ्वीराज रासो के राइटर चंद बरदाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो चंद बरदाई है वो अपनी पुस्तक में जयचंद जी को क्या लिखते हैं, कमदज लिखते हैं। ठीक है, कमदज, भाई जयचंद जी को क्या बताते हैं, कमदज बताते हैं वो। और यहाँ पे एक दोहा आएगा आगे। ठीक है, उस दोहे के अंदर जो जैसे कि वो इंदा 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 मतलब इंदा के जो परमार थे उन्होंने मंडोर दे दिया था, वो बड़ी सारी सारी बात थोड़ी आगे करेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, उसमें जो है उस दोहे के अंदर भी कमदज आता है। ठीक है, वो किसने लिखा है, मारवाड़ के लिए, जो राठौड़ है, राठौड़ के लिए लिखा गया है वो। जो ये मारवाड़ वाले थे राठौड़, इनके लिए वो दोहा लिखा गया है। उसके अंदर भी राठौड़ को, राठौड़ की जगह जो है कमदज का प्रयोग किया गया है शब्द का। तो वो कहते हैं जो नैन्सी जी है भाई साहब, मूल नैन्सी, वो ये कहते हैं कि वहां पर भी कमदज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी कमदज, यानी कि ये उनकी संतान है। और वो जयचंद जी कौन थे, वो कौन थे, गैड़वाल थे। तो यहाँ पे भी इनको गैड़ वालों से जोड़ दिया गया है, कन्नौज वाले गैड़ वालों से। ठीक है, तो लिखना,
नुणोद नेन्सी कौन मानते हैं इनको कि कन्नौज के गहड़वाल। इसके बाद में एक और राइटर आते हैं जीएच ओझा। कौन? जीएच ओझा। अब जीएच ओझा ने क्या किया था, जितने भी अभिलेख थे उनकी स्टडी कर रखी थी। जो जितने भी राजस्थान में अभिलेख थे लगभग लगभग सबसे ज्यादा अगर स्टडी की है तो इन्होंने की है। तो इन्होंने जब अभिलेखों की स्टडी की तो उसमें यह लिखा हुआ था जो वहां के राजा थे उस समय के, वो अपने आप को उस अभिलेख के अंदर, ज्यादातर अभिलेखों में राठौड़ों ने अपने आप को चंद्रवंशी बताया है। तो जीएच ओझा ने स्टडी किसकी की थी भाई? किसकी स्टडी की थी? उन्होंने अभिलेखों की स्टडी की थी। अभिलेखों में खुद वो राजा अपने आप को चंद्रवंशी बता रहे हैं। तो जीएच ओझा ने कहा भाई जब जब वो खुद ही बता रहे हैं, उस समय वाला राजा ने खुद ही लिखा है कि हम चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रवंशी होंगे। तो इन्होंने इनको राठौड़ों को क्या बता दिया? चंद्रवंशी लिखो। तो जीएच ओझा क्या बताते हैं? चंद्रवंशी। और यहाँ पे जो जीएच ओझा है वो किसी भी मत का विरोध नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे लिखना। आगे अब देखो सब आगे हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री किसने लिख रखी है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो वो भी आएंगे अपना मत देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा? कर्नल जेम्स टोड, केजेटी, ठीक है ना, केजेटी। अगर शॉर्ट में भी लिखूं तो कभी समझ जाना, ठीक है ना, बता रहा हूं मैं। ये बताते हैं इनको सूर्यवंशी। अब आप सोचोगे कि ये सूर्यवंशी क्यों बताते हैं, इसका कारण भी बता दीजिए सर जी। तो इसका कारण मैं बताता हूं। आपके पास या खुद आप राजपूत हो, या अगर आपका कोई दोस्त राजपूत है तो ठीक है ना, उससे जाके पूछो कि तुम क्या हो, तो वो पर्टिकुलरली ये बताएंगे कि वो खुद ऐसा बताएगा कि हम जो है, हमारे दादा परदादा या जो हम हैं वो सूर्यवंशी राठौड़ है। कौन से सूर्यवंशी? अपने आप वो सूर्यवंशी बताएंगे। वर्तमान वाले जो राठौड़ है वो अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति जो है सूर्यवंशियों से बताते हैं। किसी से भी दोस्त से पूछ लेना आप, किसी से भी बता रहा हूं मैं, किसी से भी, ठीक है ना, सारे सारे आपको सूर्यवंशी ही बताएंगे, ठीक है। एक आधा नाजुआ निकल जाए, मजाक करने के लिए बता दे तो दिल पे मत लेना, बाकी सारे सारे 99% लोग आपको यही बताएंगे कि वो सूर्यवंशी राठौड़ है, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में रहे थे, राठौड़ के पास ही रहते थे। तो इन्होंने पूछा कि क्या हो रहे तुम, तो सबने बताया सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि भाई जीवता आदमी, ठीक है, ये तो क्या पता मर गए। अब जीवता आदमी खुद कह रहा है कि भाई मैं सूर्यवंशी हूं, तो क्यों नहीं माने भाई? पहले वाले जो कह गए जीवता आदमी है, खड़ा हुआ कह रहा है कि मैं सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी होंगे। तो इसने कहा नहीं ये तो सूर्यवंशी है। तो इसने क्या बता दिया? सूर्यवंशी बता दिया। किसको? राठौड़ों को। इतनी बात आ गई समझ में। अब आप सोचोगे कि इतने सारे राइटर हुए हैं, सबने अलग अलग मत दिए, तो हम क्या माने? तो आपके लिए भी कुछ जुगाड़ है, क्या माने आप, ठीक है। पर्टिकुलर नाम देके पूछे तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अगर सीधा पूछे किसी का नाम ना दे, तो अगर वहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति, तो आप वहां पे टिक कर देना। अब आप बोलोगे यहाँ राष्ट्रकूट का नाम आसपास ही नहीं है, फिर आप बता रहे हो कि राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति का अगर ऑप्शन आ जाए तो वहां पे टिक कर देना। तो मैं बताता हूँ, ये जो सारे के सारे राइटर है ना अपना अलग अलग मत दे रहे हैं, लेकिन जो एक पॉइंट है क्या कि राष्ट्रकूटों सॉरी जो राठौड़ है वो राष्ट्रकूटों से उत्पत्ति हो रखी है उनकी, इस मत पे आगे सारे सारे समर्थन हो जाते हैं कि हाँ इस मत का तो हम समर्थन करते हैं। समझते हो ना कैसे? बिजोली अभिलेख पढ़ रखा है? हाँ पढ़ रखा है, ठीक है ना। सॉरी जो उसके अंदर क्या बता रहा है, विग्रहराज, सॉरी विग्रहराज वाला जो अभिलेख पढ़ रखा है ना आपने, पकड़ रखा है, मैंने पढ़ाया था। उसके अंदर दो चीजें पढ़ाई थी मैंने, कौन कौन सी याद करो। एक तो सूर्यवंशी, कि भाई चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। एक क्या, मालवों से उत्पत्ति। दोनों चीजें बताई थी ना मैंने भाई। उसी अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि वो सूर्यवंशी है, और उसी अभिलेख में ये भी लिखा हुआ है कि उनकी उत्पत्ति मालवों से हो रखी है, ठीक है ना। अब मैं मान लो पंवार हूं, लेकिन मेरी उत्पत्ति किसी से भी तो हो सकती है ना, मेरे परदादा दादा कहीं भी रहे हो, लेकिन वो थे पंवार। समझ गए ना आप जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इनकी उत्पत्ति जो ये आए हैं ना वो साउथ इंडिया से आए हैं। राष्ट्रकूट कहां से आए? राष्ट्रकूट कहां के थे, ठीक है ना। मैंने जब अभी पढ़ाया था वो त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाया था, राष्ट्रकूटों के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। तो उस समय मैं बताया था कन्नौज में जो है उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूटों वाला। इंडियन हिस्ट्री में आप सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा। तो वहां पे क्या है कि वह ये कि ये राष्ट्रकूटों
से उत्पत्ति हो रखी है, ये सारी सारी बात मानते हैं। अब किस प्रकार हो रखी है ये आगे भी आपको एविडेंस मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन लिखो सबसे पहले तो एक, सभी साहित्यकार इस मत का समर्थन करते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से हुई है। ठीक है, हेडिंग डालो उत्पत्ति, सबसे पहले डालना आप राठौड़ों का इतिहास, ये ब्रैकेट वाला मत लिखना, ठीक है। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ का इतिहास। क्यों? क्योंकि मारवाड़ वाले जो राठौड़ थे, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिख लेना, आगे हेडिंग डाल लेना मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ का इतिहास में डालो तो सबसे पहले राठौड़ों का इतिहास तो है ही, हेडिंग सबसे मेन जो आपका जैसे चैप्टर नेम होता है वो है राठौड़ों का इतिहास। उसके बाद में हेडिंग डालोगे उत्पत्ति, उत्पत्ति में ये सारा का सारा जो मैंने लिखवाया है आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं जब लिखवाता हूँ, पहले जो शुरू की थी हमने चौहान वाली क्लास, उसमें मैं बोल के लिखवाता था, लेकिन होता क्या था कि कई बार मान लो कि जब मैं बोलता था तो आप शायद मिस करते जाते थे, लेकिन कमेंट आए तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, जो जो सारी चीजें हैं वो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे समझा के आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा, और जो है आप लिख लेना, आपको लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी टाइम है आपके पास, लिख लो यहाँ पे। और इसके बाद में जो है अपन स्टार्ट करेंगे जो मारवाड़ वाले राठौड़ थे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से, आपके पास 1 मिनट 1.5 मिनट का समय है, जल्दी से लिख लो। लिख लो जल्दी से। अब ये मत कहना रिवाइज नहीं कराया किले वाला, ठीक है ना। कल अपने जो है मेवाड़ वाला हिस्ट्री जो सिसोदिया गोहिल कुछ भी कह लो वो पूरे हो गए थे, इसी वजह से अपन ने नहीं किया था रिवीजन, ठीक है ना। लिख लिया होगा पक्का? मेरे हिसाब से तो 100%। उत्पत्ति हो गई, अब हेडिंग डालो मारवाड़ के राठौड़। मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे मारवाड़ के राठौड़, ठीक है, आप ही हेडिंग डालो, अपन डायरेक्ट वहां से आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करें अपन। तो मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के जो राठौड़ थे पर्टिकुलरली वहां से स्टार्ट करते हैं हम, मारवाड़ के राठौड़। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं।
कौन? मारवाड़ के राठौड़। अब मारवाड़ के राठौड़ों में जो है सबसे पहला जो राठौड़ों का आदि पुरुष कह लो, मूल पुरुष कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो पहला राजा अपन को दिखता है वो दिखते हैं अपन को राव सिंह। कौन दिखते हैं अपन को? राव सिंह। कौन थे? तो एक शासक था, बदायूं का जगह पड़ती है, कन्नौज में जगह है, यूपी के अंदर बदायूं। बदायूं के राजा सेतराम के 51वें पुत्र। ना तो ये एक एक्स्ट्रा लगा है इधर और ना ही 5 एक्स्ट्रा लगा है, ये ना तो 5 है ना 1 है, ये 51 ही है। वो 51वां पुत्र ही था, ठीक है ना, ये मजाक नहीं बोल रहे, डबो डबो डबो, ठीक है। ज्यादा दिल का दौरा लेने की जरूरत नहीं है। देखो अपने दादा वाली जिंदगी में चले थोड़ा सा, ठीक है, जो अपने दादाजी वाली जिंदगी में चले, तो अपने 10-12 भाई बहन तो होते थे, ठीक है। आपके दादा की अभी शहर में रहते तो छोड़ दो, बाकी जो गांव वाले हैं वो रिलेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा मेरी बात से। शहर वाले देखो कम से कम 5-6 तो शहर वाले भी मान लेता हूँ मैं। जो गांव वाले हैं वो 10-12 तो मान लो। एक क्रिकेट टीम होती थी पूरी अपनी, जो क्रिकेट अपने जो विकसित हुआ है ना, ये अपने दादा परदादों की वजह से हुआ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना। जो कपिल देव ने वो वर्ल्ड कप जीता ना, उस समय से वर्ल्ड पहले भी बढ़ रही थी क्रिकेट टीम में, पहले प्रयास जारी थे, लेकिन उसके बाद में सफल हुआ तो उसके बाद में और ज्यादा, ठीक है ना। और अब स्थिति ये पहुंच चुकी है कि अपनी जो अपन नंबर 1 बन चुके क्रिकेट में भी और मतलब जनसंख्या में भी, ठीक है ना। तो वहां चलूं मैं दादा वाली जनरेशन में, ठीक है, उस पीढ़ी में चलूं तो 1 के तो 10 होते थे कम से कम। अब मान लो कि भाई साहब सेतराम प्रताप प्रताप के 13 लुगाइयां थी, ठीक है ना, 13 रानियां थी प्रताप के, इतना घोड़ा आदमी था उसके, 13 थी, ठीक है ना। तो मैं सेतराम के तो कम से कम 20 तो मान लू भाई, 20 तो मान लू ना, मूलपुर भाई 20 तो मान लो ना, ठीक है, ये 20 मानी। अब मैं कह रहा हूं अपनी जो दादा है उनके 5 टावर, उनके 10 टावर होते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 तो मान लो भाई, 5 तो मानोगे ना कम से कम, ठीक है ना। सो हो गए ना, तो 51वें पुत्र नहीं हो सकते क्या ये? चलो एक दुआ सुनाता हूं आपको, ठीक है। दुआ मतलब लाइन है कि सिया 49 से बड़े सिया, कि 49 से बड़े सिया, सिया बड़े 50। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? 49 से बड़े सिया, सिया बड़े 50, कि 49वें नंबर पे तो 49 तो जो है 49 लोगों से मतलब 49 बोलते हैं ना, 49, उन 49 से तो सिया बड़ा था। और सिया से बड़ा, सिया से ज्यादा और भी ज्यादा बड़े कितने लोग थे? और भी 50 लोग थे। तो रीजनिंग का सवाल हो गया ये कि सिया से छोटे कितने? 49। सिया से बड़े कितने? 50। तो टोटल जो सेतराम है उसके पुत्र कितने हो गए? 99 नहीं, एक सिया भी तो था, तो कितने हो गए? 100 शतक। भाई साहब ने सेतराम ने सेंचुरी लगाई थी उस समय, उसी समय से देख लो भाई साहब, भारत के पास सेंचुरियों की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो वहीं से जो है इंस्पायर ली थी सारे सारे जितने भी अभी शतक लगाने वाले वीर है ना उनने। बात करूं मैं राव सिया की, पुत्र तो 51वें नंबर के थे। अब आगे क्या चर्चा हुई है, ठीक है, आराम से चर्चा करते हैं। हुआ क्या कि भाई साहब सेतराम 50 तो हो चुके थे टाइबर पहले से ही, 51वां टावर होना था कौन? सॉरी, हाँ, जो 51वां पुत्र होना था कौन? 50 तो पहले हो चुके थे, तो 50 बड़े थे, छोटे तो 49 ही थे इनसे। भाई 50वें नंबर पे कौन था? जो मतलब 51वें नंबर पे कौन था? सिया था। सिया की होने वाली थी, मतलब जन्म होने वाला था सिया का, राव सिया का। अब सेतराम को तो क्या टेंशन थोड़ी है, भैया 50 पहले हो के 1 और हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? सेंचुरी करनी है, सही है ना भाई। हाफ सेंचुरी 50वां नंबर का होता तो भी ऐसे सोचता हाफ सेंचुरी हो रही है तो ठीक है, खुश हुए। अब हाफ सेंचुरी हो चुकी है, करनी सेंचुरी है भाई साहब, 1 रन से क्या फर्क पड़े भाई साहब, ठीक है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। हो रही है डिलीवरी, लेकिन जो माता होती है ना, उस माँ के लिए तो पहला टावर था, उसको तो मतलब कि थोड़ी रुचि थी ना, कहा भाई हो रहा है,
अब पहले क्या होता था कि पहले जब कुंडली बनाई जाती थी, किसी भी टावर की कुंडली तो बनाएंगे ना, पैदा होगा तो उसकी कुंडली तो बनाएंगे। राजा ने भेजा पुरोहित को कि जाओ कुंडली बनाओ। गया पुरोहित, उसने पहले क्या होती धाइमा होती थी वो, जो बच्चा पैदा करती मतलब कि जो जन्माती थी, ठीक है ना, उसको कहा देखो पहले घड़ियां तो होती नहीं थी कि घड़ी में देखा टाइम बता दिया। अब कुंडली बनाने के लिए टाइम और जगह स्थान एक एक मतलब कि मिनट का भी थोड़ा सेकंडों का भी कुछ इधर उधर हो जाता ना, तो कुंडली चेंज हो जाती। तो वो सारा ऐसा टाइम पीरियड अपन को बताना पड़ता था। पहले घड़ी नहीं थी। आपने देखा होगा, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, जो 25 साल के हो और शहर में मान लो या गांव में मान लो, जिनके घड़ियां नहीं थी, ठीक है ना, मैं खुद गांव में पढ़ा हुआ हूँ, शहर में भी पढ़ा हुआ हूँ, अपन ऑलराउंडर आदमी है, ठीक है ना। पहले शहर में, पहले गांव में पढ़ा, फिर शहर में पढ़ा, फिर गांव में पढ़ा, तो ऐसी अपनी एजुकेशन रह चुकी है। तो मैं सब बातें रिलेट करता हूँ, ठीक है। 5 स्कूलों में, 5 स्कूलें मतलब कि चेंज करने के बाद जाके 12वीं पास हुई थी मेरी। तो अब समझ सकते हो ना आप। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी पे लौटते हैं। तो आपने बचपन में देखा होगा कि अपनी दादी वादी, अभी तो क्या देखा होगा आपने, अभी तो पढ़ रहे हैं तो अभी ठीक है, शहर में रह रहे होंगे, टाउन के अंदर, सिटी के अंदर। लेकिन आपने गांव में देखा होगा, कोई अभी भी रहता है तो अपनी दादियां जो है ना, वो उनके पास जब घड़ी नहीं होती थी, अभी तो उनके पास भी घड़ी आ गई थी ना, उनके आजकल तो बहुत सारी दादी होती थी टच वाले फोन रखती है भाई साहब, ठीक है ना। इंस्टा में रील देखी होगी बहुत सारी। पहले क्या होता था कि वो छाया से जो है ना टाइम बताते थे, कि जैसे कि आप मान लो आप खेत खेत में लावणी करने गए हो कभी, वो कहते हैं कि सूरज हटा आएगो, आधी छुट्टी कर दो, रोटी का बहुत टाइम होगा, सूरज भटकी भी अब छुट्टी हो वाली है भाई साहब। आपने कभी बचपन में स्कूल के अंदर, स्कूल वाली बात क्यों बताई, तो आप मैं बताता हूँ। स्कूल में कोई मतलब की छाया होती थी, आप सोचते थे ये छाया इस पेड़ी पर आई है, ये तीसरी पेड़ी पे आती तो अपनी छुट्टी हो जाएगी। और पेड़ी नहीं होती, मान लो सीधी जमीन होती, तो वहां पे एक छोटा सा कांकरा रख के, कंकड़ मानते हो ना, कंकड़ रख के रखते हैं कि भाई जब ये कंकड़ को पार करते तो छुट्टी हो जाती। मेरे खुद के साथ हो रखा है। वो जो ऊपर जाली होती है ना, अपन जो पूरा होल होता है और ऊपर एक जाली लगी होती है, उसके अंदर आपको पता है वो जाली की लाइन लाइन टाइप होती है। वो लाइनें जो है धीरे धीरे मतलब जैसे छह छह आती, मतलब ऐसे सूरज चढ़ता उसी प्रकार से ऐसे आता ना, वो एकदम से छोटी छोटी एक वो जो धारियां होती है, वो धारियां नीचे उतरती थी, ठीक है ना। जब वो नीचे उतरती, मेरे को लगता है कि भाई ये 3 धारियां जब रहेगी ना, तब छुट्टी हो जाएगी। तो मतलब जब 5 6 धारियां मतलब 10 एक धारियां देती थी ना, तो थोड़ा देखते हैं, पढ़ते थे क्या भाई साहब, उधर देखते हैं कि अभी एक और है, मतलब 4 और है, फिर देखते हैं 3 और है, फिर 2 और है, एक और है, अब भाई साहब हो गई अब छुट्टी। अब भाई साहब कभी कभी क्या होता है कि 5 मिनट तो लेट हो जाता है कभी कभी। हम सोचते हैं यार ये धारी आगे छुट्टी नहीं हुई है यार अभी। तो उसी प्रकार से छाया से नापते थे। अब पुरोहित ने कहा कि भाई साहब मैं तो पुरोहित अंदर थोड़ी जा सकता है, ठीक है। तो पुरोहित को कहा भाई साहब धाई माँ को कि भाई साहब जैसे टावर पैदा हो ना, तो तू एक कपड़ा बाहर फेंक देना, और जैसे कपड़ा बाहर फेंकेगी तो मैं टाइम नोट कर लूंगा, कुंडली बना दूंगा। भाई माँ ने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को फेंक देंगे। अब ऐसा कहते हैं कि वो डिलीवरी जो हुई थी उस समय थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी उसमें, हो सकता है बच्चा दोहरा पैदा हुआ हो, ठीक है ना। तो वहां पे वो जो धाइमा थी, वो भूल गई, इतनी घबरा गई थी, ठीक है, पसीना वसीना आ रहा था। जब डिलीवरी थोड़ी दोहरी होती है तो ऐसा हो जाता है अक्सर, आज वाले डॉक्टरों के साथ हो जाता है। तो वो तो धाइमा थी उस समय, ठीक है। ऐसा हो गया, तो धाइमा बताना भूल गई भाई साहब। और हो सकता है कि अंदर पहला टावर हो रहा रानी के, बताइए बताइए, वो भूल गई धाइमा। अब भाई साहब थोड़ा देर हुआ, टावर रोया। तब पुरोहित को लगा अरे यार उसने तो बताया ही नहीं, और उसने जो रोया ना उसी टाइम का जो पीरियड था उसको नोटिस कर लिया। तो इस टाइम पैदा हुआ, उसने कुंडली बनाई, राजा साहब को दिखाई कि राजा साहब ना देखो तो सही है। तो उसने बता तो सही हुआ तो क्या, उसने कहा कि ये जो बेटा है ना वो पितृ अंता है। भाई साहब वो कुंडली तो गलत बन गई थी ना भाई साहब, तो वो पितृ अंतर निकल गया। मैंने कहा कि सेकंड बदलती तो कुंडली बदलती है। उसने कहा ये जो बच्चा है ना पितृ अंता है, या तो पिता की हत्या करेगा, और अगर पिता की हत्या नहीं की और अगर इसके पिता सामने आ गए या पिता के सामने आ गया ना, तो उसके उसी दिन पिता की मृत्यु है। उसने शेतराम ने कहा है 50 टावर है, 50 का मुंडा देखते हैं रोज, एक आधा का नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अपने सेनापति हुए थे, सेनापति ने कहा आपने तो नहीं देखा, लेकिन अगर वो आ गया कभी सामने से, ठीक है ना। शेतराम जी ने कहा यार बात तो सही कह रहा, ठीक है, मैं नहीं गया, वो आ गया कभी नाचोगा तो क्या करें। तो क्या करें कि 50 तो है, 51वां हुआ है, ऐसे समझेंगे हुआ ही नहीं, ठीक है, तो क्या कि मार दो। जो जल्लाद होते हैं उनको, जल्लादों को दिया गया। जल्लाद भी भाई साहब उनके भी कालजे में दिल तो उनके भी होता है, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं। वो तो ऐसे ही कहते थे कि तुम्हारा दिल पत्थर का है, पितर का कहाँ है भाई साहब।
है तो सही, दिल अंदर तो है, ठीक है ना, वो थोड़ा काम करना थोड़ा से हार्ड उस टाइप से हो सकता है। निर्दयी तो आदमी बिल्कुल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो वो पिघलता है, कोई भी आदमी हो कहीं ना कहीं तो उसकी कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं वो पिघलता है, ठीक है ना। अब आपका छोरों का अलग है कि भाई साहब कहीं में भी पिघल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उस समय के जल्लाद जो थे बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, कहीं पिघलते नहीं थे, इसलिए उनको जल्लाद कहा जाता था। अब जल्लाद पिघले नहीं, लेकिन भाई साहब अभी 2-3 घंटे पहले डिलीवरी हुई टाबर, वो भाई साहब उसको कैसे मार सकते हैं, जंगल में ले गए और कहा देख भाई साहब अगर इसको मरना होगा ना, ऊपर वाले ने इसकी मौत लिख रखी है तो ये मर जाएगा, जीवता रहेगा जीता रहेगा। एक ऊपर मतलब चट्टान टाइप एक टीला दिखा उनको, टीले पे रखे और वापस आ गए कि मरना होगा तो मर जाएगा, इसकी जिंदगी में अगर मौत लिखी होगी तो मर जाएगा, और अगर जीवता रहना रहा तो कोई आएगा तो ले जाएगा, पाड़ लेगा, पोस लेगा, जी जाएगा, ठीक है, रख के आगे। वैसा मारा नहीं उन्होंने, मार कैसे सकते थे वैसा, जीव दुखे भाई साहब, 2 घंटे का टाइम 3 घंटे पहले पैदा हुआ, उसको कैसे मार सकते। अब जो मैंने कहा ना कि वो टीला पहाड़ मतलब जो चट्टान, वो चट्टान नहीं थी बेसिकली, वो शेर की गुफा थी, एक शेरनी की गुफा थी। अब वहां पे वो टावर गुड़ के नीचे हटा पड़ जाता है। उसी समय क्या है कि जो शेरनी थी, वो जो शेरनी के टावरों को क्या बोलते हैं, सावक बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। भेड़िया भेड़े वो कुछ ऐसे नहीं बोलते कि टोकड़िया मत रख दी ना वहां पे, वहां पे ऑप्शन में है शेरनी के वो रीजनिंग के साथ पसंद आता है, ध्यान रखना, ये शेर के बच्चे सावक, ध्यान रखते हैं ना, वो शेरनी जिंदगी में एक ही बार बच्चे देती है, ये भी ध्यान रखना, समझ गया ना। अब देखो हुआ क्या आगे, जब शेरनी की डिलीवरी हो रही थी, शेरनी की डिलीवरी हुई, लेबर पेन से उभरती है वो, तो वो देखती है कि जो अपना राव सिंह था वो उड़ के आ गया था, ठीक है, वो बच्चा राव सिंह ही था, ठीक है ना, बता देता हूँ। राव सिंह उड़ के आ गया भाई साहब, शेरनी के जो टापर हुआ था, एक दो हुए थे बाकी, उनके पास आ गया, और शेरनी ने सोचा कि अपना ही टापर है, ठीक है। उसने सोचा भाई कभी कभी बच्चे विचित्र भी तो पैदा होते हैं, हो सकता है विचित्र पैदा हो गया हो सकता है ना भाई विचित्र पैदा हो गया, अपने कभी देखा होगा ना, दो भाई जुड़े हुए निकल जाते हैं, किसी की 2 टांगे हैं, किसी की दो, तो अक्सर किसी की होती है, मतलब किसी की 4 टांगे हो जाती है, किसी के एक हाथ एक्स्ट्रा है, कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के 2 कान है ही नहीं, ठीक है ना, अंगुलियां 6, तो वो विचित्र तो हो सकते हैं ना, तो उसको भी लगा हो गया, ठीक है, उसने अपना दूध पिलाया। अब साइंस वाले बोलेंगे सर इंसान को तो दूध पचता ही नहीं है, तो भाई साहब शुरू से ही वही पिलाया तो पचेगा ना। अब तुम 25-25 30-30 साल के रोज होके तुम चाहो कि शेरनी का दूध पचाना, तो कैसे पचेगा, ठीक है ना। तो वो शुरू से उसको पिलाया तो पच गया होगा, अपने कहानी सुनते हैं तो ठीक है ना, मौत रह के कहानी सुना करो बस। अब पाड़े पोस से, अब भाई साहब मतलब कि खून तो इंसानों की था ना वो, भाई साहब उसके अंदर थोड़ी समझ तो ज्यादा थी शेरों से, तो शेर होते जानवर है, ठीक है ना, कोई तुमको शेर बोले ना तो राजी होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो जानवर ही शेर भी, ठीक है ना, इंसान शेर को भी काबू में कर सकता है। अब वो भाई साहब शेरों को उठा उठा के, उसके जो बच्चे थे उसको उठा उठा के पटके, 7-8 साल की जो भी उम्र हुई रही होगी उसकी, उठा उठा के पटके। अब उधर से एक पालीवाल ब्राह्मण, मैंने आपको बताया था उधर पाली, जो पाली ये जगह वहां पे पालीवाल ब्राह्मण, आपने छोटी कक्षा के अंदर 10वीं कक्षा के अंदर जो भी सिंचाई वाली आपने तालाब नाडियां, वो जो पहाड़ होती है उस टाइप की जो है कुछ संरचना तालाब बनाए हुए आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बार बार। सबसे फेवरेट क्वेश्चन मेरे को यही लगता था कि वो कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, नाडी होती थी, उस नाडी का निर्माण किसने करवाया, तो वहां पे आंसर होता था पालीवाल ब्राह्मण। ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलता था मैं, ठीक है ना, और ये शायद मेरे 10th के बोर्ड के अंदर भी आया था, ठीक है ना, तो उस हिसाब से याद है। अब वहां पे क्या हुआ कि वो जा रहे थे, अब वो क्या करते थे बेसिकली व्यापार करते थे ब्राह्मण। अब व्यापार कर रहे थे तो उन्होंने देखा रहे कि एक टावर, अब चाल तो 4 पगों से रहा था भाई साहब, उनको क्या पता 2 पगों से चलना होता है, 4 पगों से चल रहा था, मतलब 2 हाथ और 2 पैर, ठीक है ना, चल रहा था उनको। उन्होंने देखा रहे भाई साहब शेरों को उठा उठा के पटक रहा है। अब इंसान की बस की तो बात है नहीं, उनको लगा भूत है भाई साहब। बदायूं से कन्नौज का व्यापार करते थे, मैंने लिख रखा है ये बदायूं और कन्नौज से उत्पत्ति हो रही है, मैंने बताया था। भाई साहब कन्नौज से निकल रहे आए थे वो, बदायूं तक चप्पलें ली हाथ में, और बदायूं तक पीछे देखा नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, बदायूं गए और जाके जो उनका राजा था सेतराम, ठीक है, सेतराम को टैक्स देते थे, क्योंकि जो है वहां पे डाकू लुटेरे थे उस समय, तो रक्षा भी तो करनी होती है व्यापारों की, पैसे वैसे मसाले जो जो भी होते लूट लेते थे। तो जो व्यापारी है उनको टैक्स देते हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं, उनके पास रक्षा करने के लिए गए कि बाबा भूत, ऐसे राम ने कहा भूत में थोड़ी होती है चीज। उन्होंने कहा भूत भूत नहीं है, एक तो ठीक है, फिर एक छोरा है ना वो जो वहां पे लड़ रहा था शेरों से,
अब हो सकता है वो भूत हो या कुछ हो। उन्होंने कहा देखो भूत वूत तो होता नहीं है। अब कोई लड़का ऐसा था इतना बहादुर कि वो शेरों को उठा उठा के पटक रहा था, तो भाई साहब हमको उनकी जरूरत है कि भाई सोचो वो अगर हमारे सेना में हुआ तो अगले वाले की तो जान काट देगा सेना की। तो उसने कहा लाओ कम से कम सेना में तो भर्ती करें। पास में जल्लाद बैठे थे दोनों, उनको लगा रहे भाई साहब देखो आज अपनी मौत है, आज स्टोरी रिवील होने वाली है, और स्टोरी रिवील हुई ना तो मृत्युदंड भी हो सकता है। भाई राजा की बात मानी नहीं है, इसका मृत्युदंड भी तो हो सकता है। तो उन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत पढ़ रखा था, तो वो फट से पहचान गए थे कि भाई साहब जैसी परिस्थिति में आदमी रहता है वैसे हो जाता है। जैसे अपनी मूछ सॉरी जो पूंछ है वो नहीं है क्योंकि अपन को आवश्यकता नहीं है, अपन जो अपेंडिक्स होती है वो निकाल देते हैं क्योंकि अपन सेलुलोज खाते नहीं है, तो अपन को दिक्कत होती नहीं है, तो अपेंडिक्स निकालो बोले अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको राजा को कहा उन्होंने कि देखो भाई ये छोरे वाली बात तो हम बता दे तुमको, लेकिन तुम ये वादा करो कि भाई साहब हमको मारोगे नहीं। उसने कहा रहे इतनी वासे के लिए कौन मारता है। तो उन्होंने कहा बताओ। कहा जो आपका हुआ था 51वें नंबर का पुत्र है और उनको हमको मारा नहीं, वहां पे रख दिया, हो सकता है ना वो वहां पे रह गया हो, शेरनी का पाड़ा हो, मतलब कि उन्होंने बताया भाई साहब उनके साथ रहा हो और उनके साथ खेल रहा हो, छोटा उठा पटक रहा है। उसने ठीक है अभी तूने पहले वादा कर लिया है, वादा कर दिया तो नहीं मारते। अब वो लाए उसको, उसको देखा कि हाँ यार शेतराम जी ने देखा राव सिंह को कि शक्ल तो मिल रही है भाई साहब, शक्ल मिल रही है। तो उसको फिर कहा कि बेटा देख, उसको समझाया सिंह को, भाई सिंह जो राव सिंह था उसको समझाया आराम से कि देख बेटा ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं रहना होता है, कपड़े भी पहनने होते हैं, और ये चार टांगड़ों पे नहीं चलते। ये देखो सब दो टांगड़ों पे खड़े हैं ना, दो टांगड़ों पे चलना होता है। और ये जो बाढ़ है ना ये कटाने के होते हैं, ठीक है, नाई की टावर क्या खाएंगे, ठीक है ना, कपड़े वपड़े भी पहनने होते हैं। और ये हुला लाला झिंगलाला नहीं करना होता है, बोलना भी होता है जैसे मैं बोल कर बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस प्रकार से जो है व्यवहारिक ज्ञान उसको दिया गया है कि भाई कैसे रहता है इंसान, ठीक है। अब भाई साहब राव सिंह शेरों से लड़ता था, इतना बहादुर आदमी, उसको अपने पास बैठा के रखता सेतराम कि भाई साहब यार तुम्हें अपना टावर है एकदम, कोई बनेगा राजा अगला, ठीक है, 51 नंबर का हुआ था क्या हुआ, पास बैठा के रखता। पालीवाल ब्राह्मण एक दिन आ रहे थे, व्यापार करके आए दरबार में। उधर क्या है जो अपना मारवाड़ था उस समय कोई शासक नहीं था, वहां पे क्या है लुटेरे हुआ करते थे जो ज्यादा लूटपाट मचाते थे। तो पालीवाल ब्राह्मण ने कहा सेतराम जी को, यार सेतराम जी उधर यार अपने मारवाड़ के पास यार है ही नहीं यार कोई दादा, तो आप क्या करो, हम पालीवाल ब्राह्मण पाली से होते थे, ठीक है ना, अब ऐसा मत कहना कि मारवाड़ क्या कर रहे हैं, बता दिया ना। कहा यार उधर कोई है नहीं यार, तुम्हारे तो 100 टावर है, एक को भेज दो, क्या फर्क पड़ेगा। सेतराम जी ने कहा नहीं की और पूछ पूछ 100 है, एक ले जाओ। मैं तो ऐसा ही मानूंगा ना भाई, एक तो सेटल हुआ, कम से कम 99 की टेंशन रहेगी, 100 की तो नहीं रहेगी, ठीक है। उन्होंने कहा फिर सीताराम जी ने कहा 100 की वैकेंसी निकालो, और वैकेंसी निकाले के एक पोस्ट है आपके पास, सेलेक्ट करो और ले जाओ। ब्राह्मणों ने कहा भाई साहब ये वो शेरवाड़ का क्या क्या किस्सा हुआ था, कि शेरवाड़ किस्सा ये देखो ये राव सिंह है भाई साहब, ये शेरों के साथ लड़ता है। तुम्हारे उधर क्या है कि वो शेर वेर होते नहीं है, लड़ते नहीं है, हम लोग तो लड़ते हैं, तो ये तुम्हारे लिए आम बात नहीं है, हमारे लिए आम बात है। देखो ये बेटा पोइम सुनाओ अंकल को। तो उन्होंने कहा फिर वैकेंसी कैसे निकालनी, इसे को दे दो, ठीक है। तो वो वहां से जो है पालीवाल ब्राह्मण है, उसको पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु राव सिंह जो है पाली चले जाते हैं, कब 1240 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और वहीं पे जाके जो है खेड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाते हैं, वहीं पे उनकी डाकू खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु भी हो जाती है। और वहीं पे जो है एक जगह पड़ती है पाली के अंदर बिट्ठू, वहां पे उनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। इतनी बात अपन को लिखनी है तो जल्दी से लिखो, लिखना 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा हेतु, ये रक्षा हेतु पाली आए। कन्नौज से आ रहे हैं ना, ये बेसिकली जो ये बदायूं है ना, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे, बदायूं जो जगह है बता चुका हूं मैं, तो वैसे तो कन्नौज में पड़ती है। और कन्नौज कहाँ पे है सबको पता होगा, यूपी, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेना, बदायूं कहाँ पड़ती है, कन्नौज यूपी के अंदर है। तो ये यूपी से हमारे लिए तो यहाँ आए हैं ना, ठीक है ना, वहां वालों के लिए गए हैं, लेकिन अपने लिए तो आए हैं क्योंकि अपने राजस्थान की तो है। लिखना आगे
खेड़ जो की जगह का है बाड़मेर, खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया। लिखना छतरी बिट्ठू पाली में बनी हुई है। कहां पर? बिट्ठू नामक स्थान पाली में। अब ये तो हो गया, मामला खत्म हो गया यहाँ पे रावसिया। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना बोलोगे लिखाया नहीं है। राठौड़ों के मूल पुरुष आदि पुरुष आदि वराह, जो भी आप लिखना चाहो आदि लिख दिया मैंने तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, इतना लिखो, ठीक है। इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। इसके बाद में जो अगले राजा की जानकारी अपन को मिलती है वो है आस्थान। पढ़ाया था आस्थान, सबको याद होना चाहिए। किस समय पढ़ाया था, याद करो। याद नहीं है ना भाई साहब, फुटबॉल पढ़ाऊंगा मैंने। पढ़ाया था जलाउद्दीन खिलजी 1290 में आक्रमण करता है सिमाना दुर्ग, सॉरी जाइन दुर्ग, ठीक है ना। रणथंबोर की चाबी याद आया ना, रणथंबोर की चाबी थी कौन सी? जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग पे 2 आक्रमण करता है, ठीक है ना। 90 और 92 में। 91 में कहा गया था? इधर आ गया था। इधर किससे लड़ा था? आस्थान से। आस्थान जो है जलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 1291 में लड़ता हुआ मारा गया था। फिर जब जलाउद्दीन वापस जा रहा था, जाते जाते मैंने कहा था डेरा डाला था कहां पे? वापस जाइन दुर्ग के अंदर, और जाइन दुर्ग के अंदर कुछ मिला नहीं, तो उसने क्या कहा था? वो वाली कहावत कमेंट करना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, वरना बोलोगे याद नहीं है। कि वो वाली क्या कहावत थी कि मैं ऐसे अपने जो है ऐसे सैकड़ों दुर्ग कुर्बान कर सकता हूं अपने, सॉरी, जो ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मैं अपने एक मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है ना। वो वाली बात थी। तो ये लिखना, अगला लिखना आस्थान। लिखना 1291 ईस्वी में जेके, अभी लिखूंगा तो बोलोगे ये क्या है? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु। इतना लिखो जल्दी से जल्दी, तब तक मैं पानी पीता हूं। लिख लिया होगा। आगे बढ़े, फटाफट थोड़ी स्पीड रखनी है, क्योंकि अपन पहले की तरह 1 घंटे 20 मिनट की क्लास नहीं ले पाएंगे। 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट तक की ही, ठीक है ना। तो अपने पास अभी 20 मिनट है। घाटे भी जो अपना सिलेबस है उसको बाबर आजम वाली फीलिंग भी नहीं देनी कि इतने स्ट्राइक रेट से धीरे चले अपन, है ना। एटलीस्ट कम से कम महेंद्र सिंह धोनी वाले स्ट्राइक रेट से तो खेलना पड़ेगा अपन। हेडिंग डालो नेक्स्ट।
कौन आएगा? धुवड़। धुवड़ कौन थे तो अभी बता देता हूँ। बाबू जी जानते हो? बाबू जी सब जानते हो ना? बाबू जी के पिताजी थे कौन? धांधल जी। उन्हीं धांधल जी के भाई थे कौन? धुवड़। लिखना। धांधल। एक मिनट। अब लिखना। क्या है कि उस मार्कर से थोड़ा कम दिखेगा आपको, इसलिए थोड़ा हेवी मार्कर है ये। धुवड़ कौन थे? धांधल जी के भाई। धांधल जी ब्रैकेट में लिखना। बाबू जी के पिता के भाई। ठीक है ना? अब आती है एक नेक्स्ट बात। अब जो राष्ट्रकूटों वाली वो जो बात थी ना दक्षिण भारत वाली, वो यहाँ से सिद्ध होगी। एक दिन धुवड़ जी बैठे थे। अब राठौड़ों के पास, इनके मारवाड़ वाले राठौड़ों के पास कुलदेवी नहीं थी। अब कुलदेवी नहीं थी तो इन्होंने कहा मम्मी अपने कुलदेवी कहाँ है, अपने पास कुलदेवी नहीं है, पूजा तो पूजा करे तो किसकी करे, वैसे बाहर त्योहार आवे किसकी पूजा करें। तो इन्होंने कहा अपनी जो कुलदेवी है ना वो विंध्याचल की पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी के उस तरफ है। अब अंदाजा लग गया होगा विंध्याचल पहाड़ियां कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। भाई खत्म, जहां मध्य प्रदेश खत्म होता है वहां पे है ना। अब उधर कहाँ? उधर तो साउथ आ गया, फिर जो कर्नाटक, कर्नाटक के बॉर्डर पे आ गया ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट केरल कर्नाटक। तो वहां तक, वहां क्या है, साउथ ही तो है, वहीं से तो राष्ट्रकूट आए थे। तो यहाँ से एक बार फिर सिद्ध होता है कि राष्ट्रकूटों वाली जो बात है दक्षिण भारत से, तो ये बात सिद्ध होती दिखती है अपन को कि भाई साहब वो हो सकता है ना, राष्ट्रकूट आए पहले कन्नौज, वहां पे उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और फिर वहां से यहाँ पे आ गए और राठौड़, और राष्ट्रकूट से ही रठौड़, रठौड़ कुछ बड़ मुड़ा के राठौड़ बन गया हो। ठीक है ना? तो ये सबसे ज्यादा जो है संभावना सिनेरियो किसी का बनता है राठौड़ों की उत्पत्ति का, तो वो राष्ट्रकूटों वाली जो बात है इससे बनता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। जो लिखना, कौन सी थी कुलदेवी अभी बात करते हैं, लिखना। दक्षिण भारत से, दक्षिणी भारत से अपनी कुल देवी मूर्ति लाए। आगे लिखना। नागणा में अपनी कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। इसका नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। यहां तक लिखो सबसे पहले। और इनके बाद में है अपने राव मल्लीनाथ जी, जानते हैं सब, लोक देवता के रूप में पूजा भी जाता है, आप कल्चर में भी पढ़ोगे। ठीक है ना? और अपन कल्चर जो है ऑलमोस्ट कल से स्टार्ट करने वाला है, तो कल्चर की क्लासों में भी जुड़ जाना। ठीक है ना? हाँ, इतने दिन बताया नहीं है क्योंकि शेड्यूल अभी बना था, उस हिसाब से कल्चर में पढ़ाने वाला हूँ, राजस्थान कल्चर, तो उसके अंदर जुड़ जाना फटाफट से। वहीं से हम मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और जो भी है अपने, ठीक है ना, गोपा मेरा है। अभी गोपा मेरा क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है गोपा मेरा, ठीक है ना, वो अपन जब कल्चर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ये ट्रिक है बेसिकली, जो पांच अपने बेसिकली माने जाते हैं जिनकी पूजा करते हैं, क्या गोपा मेरा है। एक मिनट। गोपा मेरा है हमें गोगा जी, पा में पाबू जी, मेरा में नेहा जी, रा में और हड़ में हड़बू जी। रा में बताओ, मेरा में रह के अंदर जो है उसके अंदर कौन है? अरे रामदेव जी, उनको कैसे भूल सकते हो? पांच जो प्रमुख लोक देवता है उनमें से ये पांच है जो सबसे अधिक ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना?
लिखना नेक्स्ट, राव मल्लीनाथ जी। तो अभी तक राजधानी कहाँ थी? खेड़, बाड़मेर, ठीक है ना, मैं चेंज नहीं करवाई ना अभी तक, 3 शासक बदल गए। अब आए मल्लीनाथ जी, तो इन्होंने थोड़ी सी आगे किसके, बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती है मेवानगर, तो उसको अपनी राजधानी मानते हैं। अब लिखना मेवानगर, ब्रैकेट में लिखना बाड़मेर को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? मेवानगर। कहाँ जगह है? बाड़मेर के ही अंदर। खेड़ भी बाड़मेर के अंदर थी, ध्यान रखना। खेड़ जो है उसको राजधानी किसने बनाया था? राज सिंह ने, ठीक, राव सिंह ने। और जो अपनी मेवानगर है बाड़मेर के अंदर जगह है, उसको मल्लीनाथ जी ने बनाया था, ये ध्यान रखना। पूछ ली जाती है कई बार, बहुत ज्यादा चांसेस तो अपनी जो मेवानगर वाली चीज है बाड़मेर है इसकी पूछी जाती है। आगे लिखना, आपने नाम सुना होगा बाड़मेर को एक क्षेत्र से नाम से पुकारा जाता है मालानी। आपने मालानी नामक घोड़े भी सुने होंगे। तो वो मालानी जगह कौन सी है? बाड़मेर का जो क्षेत्र है ना उसको मालानी कहते हैं। तो जो मालानी नाम है ना, वो मालानी नाम मल्लीनाथ जी के नाम से ही पड़ा था। जैसे पाकिस्तान में रावलपिंडी है, तो रावलपिंडी जो है बप्पा रावल के नाम से पड़ा था ना, उसी प्रकार से जो बाड़मेर का क्षेत्र है उसका नाम मालानी कैसे पड़ा? तो वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। देखना, इन्हीं के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा। इनकी पत्नी थी, उनका नाम था रूपा दे। रूपा दे आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि रूपा दे क्या थी? संत थी। तो संत थी, मतलब कि पूजा वूजा करती थी। तो उनके प्रभाव में आके जो अपने मल्लीनाथ जी है वो भी संत बन गए थे। उन्होंने संत के रूप में अपने आप को क्या कर दिया था, मतलब अपने आप को संत बना लिया था। तो ठीक है, समझ जाते हैं ना आप, तो लिखना अपनी पत्नी रूपा दे के प्रभाव से संत बन गए। अब संत बन गया तो संतों के लिए कुछ करेंगे। तो इन्होंने जो संतों के लिए जो है ना, मारवाड़ के अंदर समागम जो होता है, मतलब एक संतों का मतलब कि बड़ा भंडारा टाइप बोल दो, मतलब खाने के लिए भंडारा नहीं, वहां पे जहाँ पे संत बैठ के कुछ मतलब कि जो शास्त्रार्थ टाइप कुछ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उस टाइप का जो है आयोजन कराते हैं, जो अपना राज्य जगह होता है ना, उसी प्रकार से, ठीक है ना। लिखना मारवाड़ में संत समागम का आयोजन करवाया। किसका आयोजन कराया? संत समागम का आयोजन करवाया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो मल्लीनाथ जी थे उनके एक तो भाई था, उसका नाम था वीरमदेव, और एक जो उनके थे पुत्र, उनका नाम था जगमाल, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक लिखो, और इसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं जगमाल और वीरमदेव के बारे में कि क्या कहानी रही थी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि बता देता हूँ। जगमाल को राजा न बनाकर अपने भाई वीरमदेव को बनाया था इन्होंने राजा। तो क्या कमियां रही होगी, कुछ कहानी है जो पढ़ते हैं अपन। पहले यहां तक लिख लो, जल्दी से लिख लो, फटाफट, पानी पीता हूं मैं कि प्यास लग रही है बार बार।
लिख लो। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आता है, नहीं दबाया है तो दबा देना, ठीक है। जो दबा चुके हैं उनके लिए नहीं, विशेष रूप से जो रेगुलर बंदे आते हैं उनको पता है कि दबाना है ये बटन, तो दबाना है। क्यों दबाना है, अब क्यों नहीं दबाना ये बता देता हूँ। देखो, इसको दबाने से टेक्स्ट तो लिखता नहीं है, ठीक है। मैंने बार बार बता रखा है आपको कि निर्मला सीतारमण से मेरी बात हो रखी है, इस बटन को दबाने से कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है ना, कोई आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगे। तो बटन को दबाना है। और नए जो जुड़े हैं उनके लिए भी बता दूं कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपके बैंक से पैसे नहीं कटने वाले, ठीक है ना। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जो है फायदा ही मिलेगा। आप पढ़ रहे हो भाई साहब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो बिना सब्सक्राइब कर रहे करने में कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है ना। आप ऐप के अंदर लोगे तो आपको वहां पे 499, 999, 899, 1999, ठीक है ना, कुछ भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो वहां से तो अच्छा यहीं पे सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए, हमारे लिए। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा बढ़ेंगे हमारे, तो हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप यहाँ पे जब भी आप सबसे पहले यहाँ पे छोटा बोर्ड देख रहे थे, अब बड़ा बोर्ड आया है, इसके जगह जो है आपको एक डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर और अच्छे तरीके से आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट इसलिए निलंबित है अभी क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। मैथ को आने में इतना टाइम क्यों लगेगा कि छोटा बोर्ड था, पूरा पर्सन इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते छोटे बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। अभी तो ये तो हिस्ट्री है, इससे पहले अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे तो रीजनिंग में उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री में सॉरी जो अपनी मैथ होती है उसमें पूरा पूरा आपको समझाना पड़ सकता है, पर्सन कितना भी बड़ा हो सकता है, तो वहां पे आपको आवश्यकता पड़ती है उसकी, बड़े बोर्ड की, या हो सकता है आपको डिजिटल बोर्ड की। कुछ अलग और भी सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर है और भी एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए आवश्यकता पड़ती है डिजिटल बोर्ड की। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो 10K का वो जो थीम है वो पूरी हो जाएगी। तो 10K के ऊपर हमने बता रखा है कि आप डिजिटल बोर्ड आप प्राप्त कर लोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी 10K करवाओ, सबसे पहले तो 1K वाला ये मामला हटाओ, उसके बाद ट्राई करो 5K, डायरेक्ट 2K 3K नहीं, डायरेक्ट 5K, और 5K के बाद में सीधा 10K। मैं तो कहूँगा इसके 10K ही करा दो, ठीक है ना। 10,000 सब्सक्राइबर सीधे लिख लिया होगा। अब सुनो बात जगमाल और वीरम देव किसकी, जगमाल और वीरम देव कि क्या क्या करने रही। अब भाई साहब बेटा कौन था तो लिखना पुत्र, ये कौन है यहाँ पे, मल्लीनाथ जी, पुत्र है जगमाल, और भाई है वीरम देव। वीरम देव को अगला शासक बनाया था, ठीक है ना। और वीरम देव की जो है मृत्यु हो गई थी, जोहिया राजकुमार के खिलाफ, सॉरी जो जोहिया राजपूत थे, ठीक है ना, मैंने पहला पढ़ाया था आपको। जोहिया राजपूत मैंने कहा था उस समय अर्णोराज के टाइम बताया था, ठीक है ना। सिद्धराज जयसिंह, ठीक है ना, वो उस समय मैंने पढ़ाया था, ठीक है। नहीं उस समय नहीं, मैंने पृथ्वीराज थर्ड के टाइम पढ़ाया था सही, जोहिया राजकुमार राजपूत, ठीक है ना। तो उनके खिलाफ मृत्यु हो गई थी। और इनके वीरम देव के एक बड़े पुत्र थे, कौन, सॉरी छोटे पुत्र थे, गोगा देव, जिनको आप बाद में तल्ली नाथ जी के नाम से जानते हो और उनको लोक देवता के रूप में पूजते हो, ठीक है ना। इसके बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी चर्चा करेंगे जगमाल की। जगमाल को बेटा क्यों नहीं बनाया, मैं मानता हूँ जगमाल जो है ब्रिलियंट था, पता नहीं मल्लीनाथ जी को कहाँ कमी दिखी होगी कि उन्होंने अपने बेटे को राजा न बनाकर जो है अपने भाई को राजा बनाया था। देखो जो घिंगोली जानते हो ना, घिंगोली के गीत गाए जाते हैं, तो उस घिंगोली को जो है ना राजस्थान में यानी कि मारवाड़ में लाने का, बेसिकली किसी को राजस्थान में कर लो, राजस्थान में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो उसको किसको जाता है, जगमाल को। कैसे, तो एक जगह पड़ती है सिवानी, ठीक है, सिवाड़ी, सिवाड़ी नामक जगह पड़ती है सिवानी, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि एक राजकुमारी थी, मतलब कि कुछ राजकुमारी थी, ठीक है, कुछ कन्याएं थी।
वहां पे क्या है कि पानी भर रही थी, और एक गुजरात का, एक मालवा का जो गुजरात है, वहां पे एक राजा था, बादशाह था वहां का। तो उसको ये उठा के लाके आ रहे थे, कौन, सॉरी, जो वहां का शासक था, एक राजा था, बादशाह था, वो बादशाह उधर से वापस लौट रहा था गुजरात की तरफ। आते टाइम वहां पे जो शिवानी या शिवाड़ी जो स्थान है वहां पे वो कन्या पानी भर रही थी, तो वो वहां से उठाता है और कन्याओं को लेके आ जाता है कहाँ पे, अपने गुजरात। अब ये बात पता चलती है गांव वालों को, तो गांव वाले जाएंगे किसके पास, मल्लीनाथ जी के पास जाएंगे बेसिकली। मल्लीनाथ जी के पास जाते हैं और वहां पे ये उनको बताते हैं कि भाई साहब जो कन्या ले गए हैं, जो लड़कियां थी उनको उठा के ले गए। तो उनको ये पता चला कि कन्याओं को ले गए कहाँ, तो उन्होंने बताया प्रजा ने, भाई साहब की एक गुजरात के अंदर एक रानी मतलब कि एक राजकुमारी है उस बादशाह की, कहाँ जो उसका नाम क्या है, गिंगोली, क्या नाम है, गिंगोली नाम है उसका, गिंदोली, सॉरी सॉरी, गिंदोली नाम है उसका। और जो गिंदोली है उसके साथ रहने के लिए उसकी दासियां बना दी गई है वो सारी सारी कन्या है। अब ये बात पता चलती है मल्लीनाथ जी को, मल्लीनाथ जी को जाना था कि तो ऐसा प्रजा है, प्रजा की रक्षा राजा का धर्म है। तो वो तैयारी कर रहे थे, इधर से भाई साहब अपने जगमाल के आते हैं, एकदम थार से फॉर्चूनर से उतर के, फॉर्चूनर से उतर के आते हैं, साथ में दो तीन दोस्त यार चाबी घुमाते हुए आते हैं। और कहा पापा कहाँ जा रहे हो, पापा ने कहा तुम जैसी नाजुक की औलाद हो तो युद्ध लड़ने के लिए बाप को जाना पड़ता है इतने बुढ़ापे में, ठीक है। उन्होंने कहा युद्ध लड़ने के लिए, क्यों, क्या हो गया, कि वो बादशाह आया था गुजरात वाला, छोरियों को ले गया, अब तुम तो लड़ोगे नहीं भाई साहब, तुम ऐसे नाचोगे टाबर हो तो हमको ही जाना पड़ेगा। अब भाई साहब तीन चार दोस्त खड़े। अब अपने पापा क्या है कि कभी कभी अकेले में होना तो कुछ नहीं कहते हैं, दो चार लोग होना तो बताते हैं, ये तो नाजुक है, तुमको पता नहीं कैसे पसंद आ गया, ठीक है ना। अब वहां पे ठीक है, अपने पापा नहीं कहते, मेरे पापा नहीं कहते, ठीक है ना, तुम्हारे भी नहीं कहते, किसी और के पापा कहते होंगे। मेरे पापा ने आज तक मुझे नहीं कहा, ठीक है, तारीफ भी की, कसम से बता रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, हो सकता है मेरे पापा भी देखते हैं इसलिए मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जगमाल को गुस्सा आया कि यार भाई साहब यार दोस्तों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं पापा का, पापा अंदर जाओ, अपुन जाएगा, अपुन लेके आएगा। तो तेरे को पता है तू क्या बोल रहा है। उसने कहा पता है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेके आऊंगा छोरियों को, ठीक है ना, छुड़ा के, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ले आऊंगा, तुम जाओ घर में कमरे में के अंदर एकदम तकिया लगा के सो बेड के ऊपर, ठीक है ना। उन्होंने कहा भाई ठीक है देखते हैं तू भी क्या करता है। वो गए और जाके देखा उन्होंने, भाई साहब जगमाल जगमाल को दोस्तों ने कहा भाई तूने कह तो दिया कि गुजरात से मैं लेके आ जाऊं, गुजरात से जाके, लेकिन लाएगा कैसे, जानता है ना गुजरात तीन बड़ी रियासतों में से एक है। उसने कहा है तो क्या हुआ, तो कि फुटबॉल बना देंगे, फुटबॉल बना देंगे, तो करे क्या। उसने वो कहा कि ठीक है, कि एक बात तो चल रही है कि जो गिंदोली है ना, वो गिंदोली हर शुक्रवार को एक मस्जिद है वहां पे क्या चादर चढ़ने आती है। उसने कहा तो क्या करें कि चादर चढ़ने आएगी ना, तो वो जो दासियां हैं, अपनी जो लड़कियां हैं, दासियां बना दी गई है, वो भी वहां पे साथ में आएगी, तो वहां से अपन उनको लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है वैसा। वो जो है वहां से मालानी नस्ल के घोड़े लेते हैं और वहां से व्यापारी बन के वहां पे चल जाते हैं। अब ऐसे जाए तो आज वाले गांव वाले, अपन मानो कि तुम जगह किसी दूसरे गांव में खड़े हो ना, तो गांव वाले बोलते हैं कौन है यार भाई, कौन का आयो। तो वहां पे ऐसे तो जा नहीं सकते, इसीलिए मालानी नस्ल के घोड़े लेके गए थे। मैंने बताया था मालानी किस नाम से पड़ा, जो मल्लीनाथ जी थे उन्हीं के नाम से पड़ा। अब मालानी नस्ल के घोड़ा जो है अपना जो जोधा था, अभी बढ़ा ही आगे वो भी यूज करता था, लेके घोड़े, घोड़े बार बांध दिए। कोई लेना आता कि घोड़ा कितने का दिया, कोई मिडिल क्लास से दिखता तो उसको बोलते 3 लाख का, भाई साहब उनको बेचना नहीं था। कोई सेठ आदमी दिखता कि भाई साहब ये तो खरीद ही लेगा, तो भाई साहब बोलते थे 3 करोड़ का। ऐसे कोई राजा टाइप आ जाता कि भाई साहब ये तो 3 करोड़ में भी खरीद लेगा, बोलते 300 करोड़ का। क्या यार 300 करोड़ का कोई घोड़ा थोड़ी होता है, अपने तो होता है, तुम्हारे खरीदने की औकात नहीं है, तुम जाओ घर पे, ठीक है ना। अपनी मर्जी, मेरी दुकान में जब बंद करूं तब करूं, अब मेरे को बेचना नहीं बेचना मेरी मर्जी। उनको तो भाई साहब शुक्रवार का वेट करना था, उनको शुक्रवार जैसी होता आती। अब थोड़ा दिन वेट किए, आया शुक्रवार, ठीक है ना। शुक्रवार होने के बाद में आई भाई साहब गिंदोली आई, गिंदोली आई अपने साथ दासियां भी लाई, मस्जिद में दरगाह वो चादर वादर चढ़ाई, वापस आई। अपने जगमाल ने सीटी मारी वो छोरियों को कि आ जाओ। अब भाई साहब राजकुमार राजकुमार को तो पहचान ही लगी, वहां की लड़कियां पहचान लिया, एकदम से भाग के आ गई वो। और जो घोड़े थे जितने भी उस हिसाब से लेके आए थे, वैसे इतनी छोरियां हैं तो इस हिसाब से घोड़े लाए थे, एक भी बत्ता नहीं लाए थे, ठीक है ना। अब बत्ता नहीं लाए, अब दोस्तों ने कहा रहे पीछे से मान लो कि बादशाह ने, गुजरात वाले ने मान लो सेना भेज दी, पचकाई करा। उसने कहा बात तो सही है। अब भाई साहब जगमाल मेरे को लगता है अमरीश पुरी टाइप रहा होगा, उसको कुछ और तो दिखा नहीं, जैसे अमरीश पुरी को हीरोइन देखी थी ना, हीरोइन उठा लो,
उसी प्रकार से उन्होंने गिंदोली को उठा लो भाई साहब। अब जगह नहीं भाई साहब, कहाँ बैठा है? तो जगमाल ने कहा अपने घोड़े में बैठाओ आगे। अब कहां से, गुजरात से लेके जब तक वहां पे अपन पहुंचे मारवाड़, तब तक गिंदोली को प्यार हो गया भाई साहब जगमाल से, ठीक है ना, गले के अंदर ही, समझ गए। अब वापस आए, ले आया भाई साहब। अब वो बादशाह जो था मालवा का, ठीक है, सॉरी गुजरात का जो बादशाह था, उसको लगा रहे भेज तो गई जो गई, खोटो ही साथ लेगी। मतलब जो जगमाल था वो लड़कियों को ले गया, छुड़ाई तो ले गया झूठ बाड़ो, लेकिन राजकुमारी को और ले गया। वो गए माता पिता उसके पास, मल्लीनाथ जी के पास, कि मल्लीनाथ जी ठीक है, वो छोरी तो तुम रख लो, लेकिन मेरी बेटी तो वापस दे दो। कि जगमाल को कहा बेटा तू छोरी लेके आए? इन्होंने कहा हाँ। कि तो पाजी दे, तो कहे वापस कि वो जाना चाहे मान लो तो उसको ले जाओ, बोले गिंदोली का जाना चाहे तो ले जाओ, बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब गिंदोली ने कहा, गिंदोली को कहा उसके माँ बाप जो थे उन्होंने कि बेटा वापस चलो, तो गिंदोली ने कहा अब वापस नहीं जाना, अब वापस थोड़ी जाए, अब तो यही अपना ससुराल फिर जो भी है अपना जीना मरना यही है, वो वहीं पे रहती है। और कहते हैं जिस दिन गिंदोली को लेके आया था जगमाल, उस दिन गणगौर थी, ठीक है ना, तो वहां पे उसी दिन से गणगौर पे जो है गिंदोली के गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है, टाइम हो गया, लेकिन ये जो एक आधी लाइन बची हुई ना वो लिखवा देता हूँ। बेसिकली जो मल्लीनाथ जी थे, उन्होंने बादशाह था दिल्ली का, सुल्तान था, कहा कौन, फिरोज तुगलक, उसका मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन, उसकी 13 टुकड़ी सेना का रहता। बस इतनी सी बात लिख लो, बाकी क्लास जो है कल वाणी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इतनी सी बात लिख लो ताकि अपना मल्लीनाथ जी कंप्लीट हो जाएंगे। लिखना आगे से, लिखना मल्लीनाथ जी में कंटिन्यू करना है, लिखना। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर, मालवा के गवर्नर मालवा के गवर्नर कौन था रे, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन की 13 टुकड़ी सेना को हराया। और नीचे लिख लेना मल्लीनाथ जी ने अपने पुत्र जगमाल को राजा न बनाकर अपने भाई वीरमदेव को राजा बनाया। ठीक है, इतनी बात लिख लेना, टाइम मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ही हो गया, 15 मिनट ज्यादा हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।